गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू जीके टुडे। सो कैसे हैं आप सभी? आज हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं 11th ऑफ नवंबर की करंट अफेयर। स्टार्ट करते। प्लीज नोट कौन कौन से टॉपिक हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। रियल क्राफ्ट पोर्टल को हम डिस्कस करेंगे। जो फिशिंग वेसल है उनकी रजिस्ट्रेशन लाइसेंस के लिए ये पोर्टल है, इसे डिजाइन किया गया। क्रिसमस आइलैंड को प्लेस इन न्यूज कैटेगरी में डिस्कस करेंगे। वर्ल्ड के सबसे छोटे कॉन्टिनेंट की टेरिटरी है ये। फ्यूजियन एयरक्राफ्ट कैरियर के बारे में जानेंगे। हमारे सबसे पावरफुल नेबर का यह है। एंड सेंटिलोमीटर यह न्यूज में रहा, क्या टर्म है ये, इसके बारे में हम जानेंगे। तमिलनाडु राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट अपनी अपडेट के कारण न्यूज में आया है। एंड काफी सारी गवर्नमेंट स्कीम्स एंड प्रोग्राम को आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे। जस्ट लाइक नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम एंड फाइनेंशियल सेक्टर असेसमेंट प्रोग्राम, उस पर रिपोर्ट आई है, किसने पब्लिश करी, इंडिया की परफॉर्मेंस के लिए। नेशनल लीगल सर्विस डे को हम डिस्कस करेंगे और इस सेशन को हम स्टार्ट करेंगे COP30 से रिलेटेड अपडेट, जिसे रिसेंटली इंडिया ने ज्वाइन किया है। राइट, स्टार्ट करते। The first question, which country has joined the Brazil-led Tropical Forest Forever facility as an observer ahead of COP30? So हम यहाँ पर देख रहे हैं ब्राज़ील का TFFF फैसिलिटी एंड रिसेंटली COP30 जो कॉन्फ्रेंस चल रही है इसके दौरान TFFF को एक कंट्री ने ज्वाइन करा है एज अ ऑब्जर्वर। इसे भी ध्यान रखना, ऑब्जर्वर नॉट अ मेंबर। और ऑप्शन में से कौन सी कंट्री है? यह आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए। इंडिया ने रिसेंटली ज्वाइन किया COP30 के दौरान बिफोर एज एन ऑब्जर्वर। प्लीज नोट किससे रिलेटेड है TFFF। ब्राज़ील ने TFFF का जो कॉन्सेप्ट है वो काफ़ी पहले ही वर्ल्ड में इंट्रोड्यूस कर दिया था। कब इंट्रोड्यूस किया था? COP28 में, जो कहाँ पे हुआ था? दुबई में। एंड नाउ फॉर्मली इसे यहाँ पर लॉन्च करा है ब्राज़ील ने, जब वो ऑफिशियली COP30 को यहाँ पर बेलम में होस्ट कर रहा है। TFFF का मेन गोल क्या है यहाँ पर? सो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एंड क्लाइमेट एक्शन से रिलेटेड है, बिकॉज UNFCCC से रिलेटेड है। सो UNFCCC हम सभी जानते हैं एक एग्रीमेंट है। कब इसे साइन किया गया था? 1992 में। कहाँ पर? रियो डी जनेरिया में जो अर्थ समिट हुई थी वहाँ पर UNFCCC का जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे रखा गया। इन्हीं की एनुअल मीटिंग होती है द कॉप, और इस बार 30th एडिशन यहाँ पर पहुँच चुका है। सो बेसिकली TFFF इसके तहत एक फंड को सिलेक्ट किया जाएगा। ये जो फंड है ये पब्लिक और प्राइवेट पार्टनरशिप के द्वारा आयोजित होगा, ऑर्गेनाइज होगा। सो ध्यान रख लेना, TFFF पब्लिक ओरिएंटेड नहीं है। इसका जो फंड है वो पब्लिक और प्राइवेट दोनों तरीके से अरेंज किया जाएगा। सो पर्टिकुलर कंट्रीज को जो TFFF के मेंबर है उन्हें इस फंड से रिवॉर्ड किया जाएगा एनुअली फॉर देयर ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। सो पर्टिकुलर कंट्री अपने ट्रॉपिकल फॉरेस्ट को प्रिजर्व करके एनुअली डेटा प्रोवाइड करती है, तो उन्हें पर हेक्टेयर पर $4 का रिवॉर्ड यहाँ पर दिया जाएगा, जो कि क्लाइमेट चेंज के लिए काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है। और इंडिया के पास बहुत सारा यहाँ पर ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है। अगर हम एनुअली इसको मेंटेन करते हुए चलेंगे, अदर एरिया को रीस्टोर करते हुए चलेंगे, और जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, जो मेन जो टारगेट है जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है उसको और अच्छे से मेंटेन करके रखना, इस प्रकार के ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के लिए पर हेक्टेयर पर $4 का जो इनिशिएटिव है वो TFFF इनिशिएटिव के तहत यहाँ पे रखा गया है। ठीक है, सस्टेनेबल फंड है यहाँ पर, पब्लिक प्राइवेट है, एड नहीं है, ये ध्यान रखना, हेल्प नहीं है। ये आप इन्वेस्टमेंट करोगे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में तब जाकर आपको यहाँ पर उस इन्वेस्टमेंट का रिटर्न मिलेगा, और यह कंसेप्ट है TFFF का, जिसे ब्राज़ील ने COP30 में UNFCCC एग्रीमेंट के तहत फाइनली यहाँ पे ऑफिशियली लॉन्च किया, और इंडिया इसका ऑब्जर्वर मेंबर यहाँ पर बना। अच्छा, यहाँ पे कुछ पॉइंट हम डिस्कस कर लेते जो मैंने ऑलरेडी बताए। TFFF कौन से मॉडल पर बेस्ड है? सो आप इसे कहेंगे पब्लिक प्लस प्राइवेट कैपिटल मॉडल पर यह बेस्ड है। और ब्राज़ील कहाँ पर इसे होस्ट कर रहा है? अपने कैपिटल ब्रासिलिया में। दैट्स ऑल, इतना ही हम इसके बारे में जानेंगे। आगे बढ़ेंगे नाउ। सो COP से रिलेटेड कुछ अदर अपडेट्स को हम देख लेते हैं। आए दिन काफ़ी सारी COP हुई है, ये तो UNFCCC की थी, इसके अलावा और कौन सी है? लेट्स सी। Which country has been re-elected as the vice chairperson of Bureau for the Asia Pacific at COP10? सो यहाँ पर इंडिया को वाइस चेयरपर्सन री इलेक्ट किया गया
ब्यूरो फॉर द पैसिफिक, जो एशिया पैसिफिक है, उनके एनुअल कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज, उसके 10th एडिशन में. And where was a deposit of nickel, copper and platinum group element discovered in छत्तीसगढ़ recently? So महासमुंद है यहाँ पर छत्तीसगढ़ और यहाँ पर इसे डिस्कवर किया गया. And what is the title of the resolution introduced by India at Ramsar COP15 held in Zimbabwe? और यहाँ पर जो हमने टाइटल रखा है promoting sustainable lifestyle for the wise use of wetland. And which country is the host of COP15 of the Ramsar Convention? And that is Zimbabwe. And recently PM of which country gifted a copy of the Tipitaka in Pali to the Indian Prime Minister Narendra Modi, और ये है थे थाईलैंड के. The next one, where were the rare copper plates of Dev Rayal first of the Sangam dynasty recently unveiled? और यह है बेंगलुरु से recently unveil किए गए. And AI assistant called Dragon Copilot for healthcare, किस ऑर्गेनाइजेशन ने इसे लॉन्च करा? माइक्रोसॉफ्ट ने हेल्थ केयर में AI असिस्टेंट जिसका नाम है ड्रैगन कोपायलट, इसे यहाँ पे लॉन्च किया. ठीक है. द नेक्स्ट वन, विच मिनिस्ट्री हैज डेवलप्ड द रियल क्राफ्ट पोर्टल? सो यहाँ पर एक पोर्टल न्यूज में जिसका नाम है रियल क्राफ्ट. किस मिनिस्ट्री ने इसे डेवलप करा है? मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग ने इसे यहाँ पे डेवलप किया है. प्लीज नोट, इस पोर्टल का यहाँ पर गोल क्या रहने वाला है? पोर्टल का फुल फॉर्म क्या है? रजिस्ट्रेशन एंड लाइसेंसिंग ऑफ फिशिंग क्राफ्ट. सो फिशिंग वेसल से यह रिलेटेड उनका रजिस्ट्रेशन करवाना है, लाइसेंस लेना है और ओनरशिप पता करनी है, और उसी के लिए रियल क्राफ्ट पोर्टल पर ये सारा काम यहाँ पे किया जाएगा, जिसे रिसेंटली शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज के अंडर लॉन्च किया गया. सो बेसिकली रियल क्राफ्ट पोर्टल का मेन गोल क्या है, इसे लाया क्यों गया, इसका काम क्या है, उसके लिए 1-2 पॉइंट्स पहले मैं आपको बता देती हूँ. सो हमारे यहाँ पर होता है क्या है, मरीन जोन है, जो भी समुद्र के जोन है, पानी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, उसे 5 पार्ट में यहाँ पे डिवाइड किया गया है. स्टार्ट किससे होता है? इंटरनल वाटर से स्टार्ट होता है. इंटरनल वाटर के बाद जो भी यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसी में आता है एक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, जो पर्टिकुलर कंट्री की कोस्टल लाइन से 200 माइल्स तक एक्सटेंडेड रहता है. 200 से आगे जाने पर फिर वो एरिया आ जाता है हाई सीज, और यू कैन से इंटरनेशनल सी. ठीक है. अब एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में जो पर्टिकुलर कंट्री होती है, उनके जो फिशिंग राइट्स होते हैं, रिसोर्सेज राइट्स होते हैं, वो सबसे ज़्यादा होते हैं अदर नेशन के कंपैरिजन में. सो उन्हीं को सिक्योर करने के लिए यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये जो फिशिंग वेसल्स है, इनका यहाँ पर जो भी इंट्रोडक्शन है उसे स्टार्ट करा, सो दैट कोई दूसरी कंट्री आकर हमारे ही जोन में हमें यहाँ पर अरेस्ट ना कर ले, जिस प्रकार से श्रीलंका के द्वारा इंडिया के फिशरमैन में जो भी कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है, उसी के लिए यहाँ पर जो फिशिंग वेसल है उसका कॉन्सेप्ट रखा गया बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. सो इन फिशिंग वेसल्स का अगर आपको एक्सेस चाहिए प्रॉपर फिशिंग करने के लिए, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स के रिसोर्सेज का जो प्रोसेस है उसका बेनिफिट है लेने के लिए, सो उसके लिए आपको चाहिए होगा एक्सेस पास. और ये जो एक्सेस पास है ये आपको कहाँ पर मिलेगा? रियल क्राफ्ट पोर्टल पर मिलेगा, जो कि एक नेशनल प्लेटफॉर्म बन चुका है. इस पोर्टल पर जाकर आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो पर्टिकुलर फिशिंग वेसल के लिए, लाइसेंस ले सकते हो और ओनरशिप ट्रांसफ़र भी कर सकते हो. सो रियल क्राफ्ट को डेवलप किसने करा है? एंड दैट इज़ डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज ने इसे डेवलप करा है. किसके तहत? मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज के तहत. इसके तहत एक्सेस पास मिलेगा, और जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है यहाँ पे सस्टेनेबल फिशिंग प्रैक्टिसेस को प्रमोट किया जाएगा, और इसी के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रियल क्राफ्ट पोर्टल को यहाँ पे लॉन्च किया. दैट्स ऑल. आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया. नाउ हम यहाँ पर 1-2 पॉइंट्स और डिस्कस कर लेते, क्योंकि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन को यहाँ पे हाईलाइट किया जा रहा है. सो डिफरेंट कंट्रीज़ के पास कोस्टल लाइन है, 5 मेन ओशन है हमारे पास. सबकी जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, इसे गवर्न करने के लिए क्या कोई इंटरनेशनल बॉडी है, क्या कोई इंटरनेशनल कन्वेंशन है? सो हमारे पास एक कन्वेंशन है, और उसका नाम है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी. सो UNCLOS के तहत यहाँ पर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स की जो लीगल गाइडलाइंस है उन्हें यहाँ पर बनाया जाता है. और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ये 200 नॉटिकल माइल्स तक एक्सटेंडेड है. और ये जो प्रैक्टिस की जा रही है दैट इज़ IUU. क्या होता है IUU? इस टर्म को समझिए, इलीगल, अनरिपोर्टेड और अनरेगुलेटेड फिशिंग, बेसिकली ये है, ये टर्म है.
सो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन और हाई सीज में जितनी भी फिशिंग की जा रही है इलीगल वे में, अनरिपोर्टेड, अनरेगुलेटेड, जस्ट लाइक इंडियन ओशन में काफ़ी सारी चाइनीज़ प्रेजेंस यहाँ पर देखी गई है, यूरोपियन कंट्रीज़ की प्रेजेंस यहाँ पर देखी गई है इलीगल, अनरिपोर्टेड और अनरेगुलेटेड फिशिंग के लिए। सो इसी को मेंटेन करने के लिए यहाँ पर ये जो है द बॉडी UNCLOS यहाँ पर काम कर रहा है और काफ़ी सारे एग्रीमेंट भी इसके लिए बनाए गए जिसका सो दैट जो IUU फिशिंग है इसके लिए सॉल्यूशन निकाला जा सके इंटरनेशनल लेवल पे, जस्ट लाइक केप टाउन एग्रीमेंट। केप टाउन एग्रीमेंट का मेन गोल क्या है? IUU फिशिंग्स को टारगेट करना। एक और है एग्रीमेंट ऑन पोर्ट स्टेट मेजर, एंड द थिंग इज इंडिया दोनों का ही मेंबर नहीं है यहाँ पर, इंडिया ने किसी के लिए भी साइन नहीं किया है, बट यहाँ पर इंडिया एक रीजनल कोऑपरेशन का मेंबर है जिसे क्वाड नेशन ने बनाया है और दैट इज IMAC। सो IMAC क्या है? यह है जो इंडो पैसिफिक रीजन है उसमें IUU को टारगेट करने के लिए, इलीगल, अनरिपोर्टेड जो भी फिशिंग है उसे टारगेट करने के लिए IMAC को बनाया गया बाय द क्वाड कंट्रीज। कौन कौन? इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड US 2022 में। सो इंडिया इसका मेंबर है, दैट्स ऑल। सो आई होप रियल क्राफ्ट पोर्टल के बारे में आपको मालूम चला और यहाँ पर एक टर्म हमने सीखी IUU, इसके बारे में हमने जाना IUU के लिए कौन कौन से एग्रीमेंट है, इंडिया किसका पार्ट है और IUU को मैनेज करने के लिए हमें क्या चाहिए? फिशिंग वेसल और उसके लिए रियल क्राफ्ट पोर्टल, दैट्स ऑल। आगे बढ़ेंगे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिसमस आइलैंड इट वॉज रिसेंटली सीन इन न्यूज इज लोकेटेड इन विच ओशन? क्रिसमस आइलैंड यहाँ पे न्यूज में रहा, किस ओशन में यह लोकेटेड है? सबसे छोटा कॉन्टिनेंट कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की ओवरसी टेरिटरी है यह, इंडियन ओशन में यह लोकेटेड है। नाउ गूगल इस पर्टिकुलर आइलैंड पर बनाना चाहता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए डेटा सेंटर और इसी के लिए प्लानिंग अनाउंस की है गूगल ने, एंड दैट्स वाई क्वेश्चन आ गया न्यूज़ में। सो पार्टनरशिप विद द ऑस्ट्रेलियन डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस और इस प्रकार क्रिसमस आइलैंड को सिलेक्ट किया गया इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए। ऑस्ट्रेलियन टेरिटरी का पार्ट है ये क्रिसमस आइलैंड और जावा जो इंडोनेशिया का है उससे 360 किलोमीटर साउथ है और मेन लैंड ऑस्ट्रेलिया से 1400 किलोमीटर के डिस्टेंस पर यह लोकेटेड है। ओवरऑल ऑस्ट्रेलिया इसके लिए जो फेमस थिंग है सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है यह और 4 टाइम जोन्स में यह डिवाइडेड है, यानी 4 डिफरेंट टाइम्स में यहाँ पर सनसेट और सनराइज आपको देखने को मिलेंगे। वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा टाइम जोन्स कहाँ पर है? रशिया में। ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, इन सब में 4 टाइम जोन यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं, दैट्स ऑल। सो आपको मालूम चल चुका है क्रिसमस आइलैंड न्यूज़ में क्यों रहा था। चलिए आगे बढ़ते द नेक्स्ट क्वेश्चन, द फूजियन एयरक्राफ्ट कैरियर वॉज रिसेंटली इंडक्टेड बाय विच कंट्रीज नेवी? सो फूजियन यहाँ पे आया, चाइना का है ये, इनका 3rd एंड मोस्ट एडवांस एयरक्राफ्ट कैरियर है यह, किसके बाद? सो यहाँ पर फूजियन से पहले चाइना के पास था लियोनिंग, इट्स स्पेलिंग मैंने मेंशन कर ही दी है, और सेकंड है इनके पास शानडोंग, एंड लियोनिंग एंड शानडोंग के बाद तीसरे नंबर का जो एयरक्राफ्ट कैरियर इनके पास आया है दैट इज़ फूजियान, एंड इसे रिसेंटली ऐड किया गया है चाइना के प्लान में। प्लान कौन है यहाँ पर? पीपल्स लिबरेशन आर्मी नेवी ऑफ चाइना, और इन्होंने अपनी नेवी में ऐड करा फूजियान को, एंड दैट्स वाई न्यूज़ में आ गया। द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री अनाउंस्ड अ बैन ऑन सोशल मीडिया एक्सेस फॉर इंडिविजुअल्स बिलो 15 ईयर्स ऑफ एज इन नवंबर 2025? सो 15 साल से छोटे वाले बच्चों के लिए यहाँ पर सोशल मीडिया पर जो एक्सेस है उसे लगा दिया है बैन। ऐसा करने वाला नेशन कंट्री कौन सा बना है? दैट इज डेनमार्क, यूरोपियन नेशन। याद है आपको कल के सेशन में हमने यूरोप को काफ़ी अच्छे तरीके से डिस्कस किया था और काफ़ी सारे उनके जो ग्रुप्स बने हुए कंट्रीज़ के उन्हें भी डिस्कस किया था। क्या बता सकते हो डेनमार्क पर्टिकुलर किस ग्रुप का यहाँ पे पार्ट है? हम क्वेश्चन पर रहते हैं। सो डेनमार्क रिसेंटली यह कंट्री ऐसा बन चुका है जिन्होंने बैन लगाया है 15 एज से नीचे है अगर आप डेनमार्क में रहते हैं सोशल मीडिया को एक्सेस नहीं कर सकते। एंड द थिंग इज डेनमार्क एक स्कैंडिनेवियन कंट्री है। सो जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा उसका आंसर तो फर्स्ट पॉइंट में यहाँ पर मेंशन है, इट इज़ अ स्कैंडिनेवियन कंट्री। उसके अलावा कौन कौन है स्कैंडिनेवियन कंट्री? आइसलैंड है, नॉर्वे है और डेनमार्क खुद है यहाँ पर। डेनमार्क की कैपिटल क्या है यहाँ पर? कोपेनहेगन। सो कोपेनहेगन यहाँ पर इसकी कैपिटल है। नॉर्थ सेंट्रल यूरोप का यह पार्ट है। बॉर्डर
जर्मनी से, और बाल्टिक सी, नॉर्थ सी, कैटेगट बे और कील बे से यह सराउंडेड है। सो ध्यान रख लीजिए, यहाँ पर हम सभी जानते हैं वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो आइलैंड है यहाँ पर ग्रीनलैंड, किसकी टेरिटरी है? यह डेनमार्क की ओवरसी टेरिटरी है द ग्रीनलैंड। इसके अलावा फैरो आइलैंड भी डेनमार्क का यहाँ पर है। ओवरऑल सोशल मीडिया बैन, दैट्स वाई ये क्वेश्चन न्यूज़ में। सो कल जो क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर रहे थे अबाउट यूरोप, जो स्टैटिक फैक्ट्स हमने डिस्कस कर रहे थे, एक बार आज और रिवाइज कर लेते सो दैट एकदम फिक्स आपको याद हो जाए। यूरोप की कल हमने बाउंड्रीज देखी थी, कहाँ कहाँ से शेयर करती है। सो नॉर्थ में किसी से शेयर करता है, कल हमने देखा था आर्कटिक ओशन के साथ। साउथ में बहुत सारे सीज है, मेडिटेरेनियन सी है, ब्लैक सी है एंड कॉक्सस माउंटेन है यहाँ पर। ईस्ट में कौन कौन है? यूराल और कैस्पियन सी है, और वेस्ट में ओनली अटलांटिक ओशन है यहाँ पे। ठीक है, ये तो हो गई इसकी बाउंड्री। नाउ यूरोप खुद काफ़ी सारे ग्रुप में बटा हुआ है। बाल्कान स्टेट्स, बाल्कान स्टेट्स में कितने मेंबर है? सो बाल्कान स्टेट में यूरोप की ओनली 9 कंट्रीज यहाँ पर बाल्कान स्टेट्स की पार्ट है। और इसके अलावा हमने बाल्टिक स्टेट्स को डिस्कस किया था। बाल्टिक स्टेट्स की 3 कंट्रीज है ओनली, कौन सी? एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया। एंड स्कैंडिनेवियन तो हमने डिस्कस कर ही लिए, एंड द लास्ट वन इज नॉर्डिक नेशन। ठीक है, सो ऑल स्कैंडिनेवियन कंट्रीज आर नॉर्डिक बट वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू। कल हमने देखा था नॉर्डिक में ओनली 5 है, और ऐसे नॉर्डिक जो स्कैंडिनेवियन नहीं है यहाँ पर कौन कौन है, उनका नाम बता दीजिए। दैट आर स्वीडन, स्वीडन का नाम ध्यान रखेंगे। नॉर्डिक नेशन है लेकिन स्कैंडिनेवियन नहीं है। और इसके अलावा एक कंट्री और है, ये मैंने आपको होमवर्क दिया है, ये आप बताएंगे कि ऐसा नॉर्डिक जो स्कैंडिनेवियन नहीं है। चलिए आगे बढ़ेंगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज सेंटिलोमीटर दैट वाज रिसेंटली इंस्टॉल्ड एट द तमिलनाडु राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। सो यहाँ पर एक सिस्टम जिसका नाम है सेंटिलोमीटर, इसका इंस्टॉलेशन हमें देखने को मिला तमिलनाडु के राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। और क्या है? एक ऑप्टिकल डिवाइस है ये है, जिसे तमिलनाडु ने इंस्टॉल किया है। सो बेसिकली क्या करेगा यह पर्टिकुलर डिवाइस? एटमॉस्फेयर और लैंड सरफेस दोनों में जितना भी मॉइस्चर और हीट का एक्सचेंज हो रहा है, उसका जो डेटा है वो इस सिस्टम के द्वारा रिकॉर्ड किया जा सकता है। और इसके लिए लाइट बीम ट्रांसमिशन ये सब इस डिवाइस में यूज़ किया जा रहा है, एंड दैट्स वाई ये न्यूज़ मेरा क्लाइमेट एंड क्रॉप रिसर्च का ये है पार्ट है, और TRRI ने इसे अपनी ऑब्जर्वेटरी में इंस्टॉल किया। दैट्स ऑल। आगे बढ़ेंगे। द नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम इज इम्प्लीमेंटेड बाय विच मिनिस्ट्री। काफ़ी अच्छा प्रोग्राम है ये है, और काफ़ी पुराना है, और पुराने क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम में आते भी है। सो NSAP, प्लीज़ नोट, इसे बहुत पहले कब 1995 में ही लॉन्च कर दिया गया था। कौन सी मिनिस्ट्री ने? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने इसे यहाँ पे लॉन्च किया था। एग्जाम में क्वेश्चन इस प्रकार से फ्रेम किया जाता है, पर्टिकुलर स्कीम्स आपको गिवन होती है और आपको बताना होता है कि किन को मर्ज करके नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम को यहाँ पे लाया गया। सो प्लीज़ नोट, यहाँ पर पुराने टाइम पर हमारे पास थी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम, हमारे पास थी नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम, हमारे पास थी अन्नपूर्णा नेशनल मैटरनिटी बेनिफिट स्कीम, और इन तीनों स्कीम को मर्ज करके यहाँ पे लाया गया द NSAP 1995 में। सो इन तीनों के अलावा कोई चौथी आपको दिखे उसे एलिमिनेट यहाँ पर कर देना है। एंड NSAP बेसिकली DPSP के साथ अलाइन करते, जो ऐसे लोग हैं जो BPL से बिलो पॉवर्टी लाइन है, इन्हें यहाँ पर सपोर्ट करना है। DPSP में जो राइट्स लिखे हुए हैं उसी को फॉलो यह करता है। आर्टिकल 41 के साथ NSAP का जो फाउंडेशन स्टोन है वो यहाँ पे रखी गई, और रिसेंटली यहाँ पर जो हेल्प है वो दी गई, फाइनेंशियल एंड फूड सपोर्ट BPL फैमिलीज़ को, एंड सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है यह, इसको भी ध्यान रख लेना। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ है। चलिए आगे बढ़ते। विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज द फाइनेंशियल सेक्टर असेसमेंट रिपोर्ट 2025। सो यहाँ पर इस रिपोर्ट को किसने पब्लिश किया है? पहले हम उनको देख लेते हैं। IMF एंड वर्ल्ड बैंक ने इसे पब्लिश किया है। सो यहाँ पर वर्ल्ड बैंक IMF के साथ मिलकर एक प्रोग्राम को लॉन्च करते हैं। प्रोग्राम का नाम है फाइनेंशियल सेक्टर असेसमेंट प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में ये लोग डिसाइड करते हैं कि वर्ल्ड में जिस भी कंट्री ने अपने गोल्स यहाँ पर सेट कर रखे हैं कि पर्टिकुलर कंट्री को इस ईयर तक डेवलप बनना है, इस ईयर तक इतना इकोनॉमिक ग्रोथ अचीव करनी है, सो उनकी निगरानी
इस प्रोग्राम के द्वारा वर्ल्ड बैंक और IMF करेंगे और पर्टिकुलर कंट्री को बताते रहेंगे कि यस आप अपने राइट पाथ में चल रहे हैं, आपको ये इम्प्रूव करना होगा सो दैट आप अपने टारगेट अपनी पर्टिकुलर इकोनॉमी पर पहुंच जाएंगे। उसके लिए इन लोगों ने इस प्रोग्राम को बनाया 1999 में, IMF एंड वर्ल्ड बैंक ने, और इसी प्रोग्राम के लिए रिपोर्ट पब्लिश करते। एंड नाउ इन लोगों ने इस रिपोर्ट को इंडिया के रेस्पेक्टिव यहाँ पे पब्लिश करी। इंडिया का गोल है हमारे पास, हमें यहाँ पर 30 ट्रिलियन इकोनॉमी बननी है, यस, और टारगेट ईयर क्या है 2047। अब वर्ल्ड बैंक हमें यहाँ पर सजेशन दे रहे हैं और हमें बता रहे हैं कि आपने क्या अच्छा किया है और आपको क्या अच्छा करना है इस रिपोर्ट के द्वारा। इन लोगों ने हमें बताया कि हमारा जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफ़ी अच्छा है, हमारी प्रशंसा की गई, प्रेज की गई बाय द वर्ल्ड बैंक, और गवर्नमेंट एफर्ट्स और फाइनेंशियल एक्सेस फॉर ऑल, इसमें हमें एनहांस करना पड़ेगा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट हमें और अच्छा करना पड़ेगा, और कोऑपरेटिव बैंक्स और जो भी हमारे NBFCs है इनको प्रॉपर मैनेज करना होगा, तब जाकर हम मैनेजमेंट करेंगे यहाँ पर 30 ट्रिलियन इकोनॉमी का 2047 तक। यहाँ पर हमें सजेशन ओनली जो एडवाइस मिली है, फाइनेंशियल रिफॉर्म एंड प्राइवेट कैपिटल पर फोकस कीजिए, यही इस रिपोर्ट में बताया गया बाय द वर्ल्ड बैंक टू द इंडिया, एंड दैट्स वाई ये न्यूज़ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते द नेक्स्ट वन। नेशनल लीगल सर्विस डे सेलिब्रेटेड ऑन विच डे एवरी ईयर। नेशनल लीगल सर्विसेज डे को हम देख रहे हैं, हम बस डेट जानेंगे, थीम क्या है और कोई डेटा है तो उसको देख लेंगे। 9 नवंबर को इसे लाया जाता है। लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ एक्ट 1987 को यह सेलिब्रेट करता है, जिसमें फ्री में लीगल एड जो नीडी सिटीजन्स है उनको प्रोवाइड की जाती है इस एक्ट के द्वारा। डेटा हाईलाइट हुआ 2022 से 25 तक 44.22 लाख पीपल्स को लीगल एड मिली है, और इसके लिए 23.58 करोड़ केसेस को रिजॉल्व किया गया थ्रू दी लोक अदालत। लीगल सर्विस डे 9 नवंबर। Moving on the next one, which ministry launched the promotion of research and innovation in pharma and medtech scheme? अगेन एक स्कीम आई है हमारे पास, स्कीम का नाम है PRIP स्कीम, और नाम से ही समझ में आ रहा है जो फार्मा सेक्टर है उससे से यह रिलेटेड है, फार्मेसी से यह रिलेटेड है, और इसे लॉन्च करा है यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर। वो बहुत कॉमन क्वेश्चन, PRIP स्कीम को इंडिया में इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है, एंड दे आर डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, इन्हें यहाँ पर इम्प्लीमेंट करने में लगी हुई है। और रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट ने PRIP स्कीम्स के लिए जो एप्लीकेशन है उसकी जो डेडलाइन है उसे 17 नवंबर तक एक्सटेंड किया है, जिसके तहत सपोर्ट यहाँ पर प्रोवाइड कर रही है सेंट्रल गवर्नमेंट फार्मास्यूटिकल सेक्टर में, और 5000 करोड़ का स्कीम है यह। इंडिया को बनाना है ग्लोबल लीडर इन फार्मा एंड मेडटेक रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एंड दैट्स वाई इस टाइप की स्कीम हमारे पास एग्जिस्ट करती है। एक क्वेश्चन के थ्रू हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। फार्मा मेडटेक सेक्टर स्कीम्स के लिए एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं। आपको स्टेटमेंट गिवन होता है और आपको बताना होता है कि विच वन इज राइट और विच वन इज रॉन्ग। पहला स्टेटमेंट है, क्या यह मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर के तहत फंक्शन करती है? यस, करेक्ट है। कभी कभी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ देकर आपको कंफ्यूज किया जाता है। सेकेंड स्टेटमेंट आपको गिवन है कि अंडर द PRIP स्कीम, समझिए जो MSMEs है और स्टार्टअप्स है ये अर्ली स्टेज प्रोजेक्ट्स के लिए लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। MSMEs और स्टार्टअप्स का अगर जो भी प्रोजेक्ट है उसकी वैल्यू 9 करोड़ है, 9 करोड़ में से 5 करोड़ का जो असिस्टेंस है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको PRIP स्कीम के तहत दे देगा। लेकिन अगर आपका प्रोजेक्ट बड़ा वैल्यू का है, 285 करोड़ तक की वैल्यू का है, 100 करोड़ का असिस्टेंस आपको मिल जाएगा इस प्रोजेक्ट की हेल्प से, इस स्कीम की हेल्प से। ये स्टेटमेंट एकदम सही है। प्लीज़ नोट, PRIP स्कीम के लिए यहाँ पर गवर्नमेंट से आप फंड भी ले सकते हो, और पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के तहत एक फिक्स लिमिट यहाँ पर रखी गई है। दैट्स ऑल। आज इस सेशन को हम यहाँ पे एंड करेंगे, एंड आज के जो क्विज के क्वेश्चन है आप लोगों के लिए वो रिलेटेड है गवर्नमेंट स्कीम्स इन न्यूज़, एंड इनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में यहाँ पे प्रोवाइड करने। एंड हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। टिल देन प्लीज़ डू रिवीजन एंड टेक केयर। मोर इन्फॉर्मेशन के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को यहाँ पे रीड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर गिवन है, एंड मंथली वीडियो ऑलरेडी मैं पब्लिश कर चुकी हूँ। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर अक्टूबर के करंट अफेयर्स का यहाँ पर रिवीजन कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड एट लास्ट इस सेशन को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ।